हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आदित्य लर्नेक्स। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज आपकी साइंस की बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए जल्दी से हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको पता ही होगा कि हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ सेल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक। अब इसमें जो अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी ऑफ सेल किया था। रॉबर्ट हुक ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी किया था। बट जो हमको नोटिस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये जो 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की, ये एक डेड सेल था। मतलब कि ये एक मृत सेल था, मतलब कि मरा हुआ सेल था, यानी कि इन्होंने लिविंग सेल की खोज नहीं करी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इंसान या फिर सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की वो कौन थे, तो आपको बताना रहेगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आप रॉबर्ट हुक नहीं करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, ये डेड सेल था जो कि इन्होंने कहां पे खोज किया था? एक कॉर्क पे। कॉर्क जानते हैं ना, छाल। किसकी छाल? पेड़ की छाल। इसको इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में रखकर जब देखा तो इनको वहां पर एक ऐसे स्ट्रक्चर मिला। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, ऐसे, जिसको इन्होंने नाम दिया हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया दोस्तों? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। ये किसकी तरह लग रहा है आपको? छत्ते की तरह लग रहा है ना? तो इसी को इन्होंने नाम दिया हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक। और ये कैसा था? डेड सेल था। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे अगले साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की, वो कौन थे? उनका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेन हो। इन्होंने किसकी खोज करी थी दोस्तों? एक लिविंग सेल की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? लिविंग सेल की। अब लिविंग सेल की खोज करी थी तो उन्होंने क्या लिया था? जैसे इन्होंने कॉर्क लिया, पेड़ की छाल ली, तो ऐसे हमारे जो साइंटिस्ट एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे, एवी ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी करने के लिए ओनियन पील का इस्तेमाल किया। क्या किया दोस्तों? ओनियन पील का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने ओनियन पील के इस्तेमाल से क्या करा? पहला, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, पहले लिविंग सेल की खोज करी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से पूरी चीज आप नोट कर लेंगे, पूरी चीज जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हमने दो साइंटिस्ट के बारे में जान लिया है। किसके किसके बारे में एक बार रिकॉल कर लीजिए? रॉबर्ट हुक के बारे में एंड एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के बारे में। ठीक है, ये 1665 में डेड सेल की खोज किए थे एक कॉर्क पर। और जो हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने किसकी खोज करी थी? एक लिविंग सेल की। किस पे? एक ओनियन पेल पर। ये इतनी बात किस किस को क्लियर है बता देगा? ये इतनी बात किस किस को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, एक बात चलते चलते आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने इसकी खोज करी थी 17th सेंचुरी में। कब करी थी? 17th सेंचुरी में, लेट 17th सेंचुरी, मतलब 1793 के आसपास। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूं ये पूरा भी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जब हमारे सेल की खोज हो गई तो उस सेल में
हमको सारी चीजें नहीं पता थी, सिर्फ हमको एक ही चीज पता थी कि सेल आर द इंडिविजिबल पार्टिकल, वो भी बाद में पता चली। मेनली अभी हमको क्या पता चला है एक ओनियन पील को देख करके, कि सेल कैसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। ये इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद एंट्री होती है दो महान साइंटिस्ट की, जिनका नाम था मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। कौन कौन? मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स पर एंड एनिमल्स पर एक डीप रिसर्च करी थी, और उसके बाद कुछ चीजें हमारे सामने प्रपोज कर रहे थे, मतलब कि हमको बता रहे थे। अब वो मेन बातें क्या थी, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये बात ये है कि ये जर्मन के थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड ये कौन थे, ये भी एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, या फिर आप इनको साइकिलिस्ट भी साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम जर्मन बॉटनिस्ट ही लिखेंगे। ठीक, अब इन लोगों ने मेनली कौन सी बात को प्रपोज किया, अब हम ये बात जानने वाले हैं। तो यहां पर इन्होंने हमको सेल थ्योरी के बारे में बताया। मेनली ये जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके सेल थ्योरी से लिंक्ड बात है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं, एक मिनट। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स हमको बताई, इन दोनों लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स हमको बताई, तीन स्टेटमेंट थी मेनली। तो यहां पर जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इससे हमको क्या पता चला, इन्होंने भाई एक रिसर्च करी और उसमें बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक, ये पॉइंट किस किस को क्लियर है, सभी को क्लियर है। सिंपल सी बात उन्होंने बताई कि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। इसके बाद इन्होंने अगली लाइन क्या बोली भाई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मेन बात ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सेल है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बताइए कैसे सर, हम आप कैसे आप समझ गए, बताते हैं ना, आप एक मिनट वेट तो करिए। तो देखिए सेल क्या होता है, पहले आपको लिखेगा नहीं कोई, आप पहले सब लोग पेन रख दीजिए, पहले बात को एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होगा कि सेल, हमको सेल के बारे में पता चल गया भाई, सेल क्या चीज होता है। अब सेल जब कई सारे मिल जाते हैं, एक सिमिलर सेल जो कि ग्रुप ऑफ सेल एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच हैव सेम origin and contain same intercellular matrix are called as tissue। ये आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपके 9th की क्लास में भी एक टिश्यू से रिलेटेड चैप्टर है, आप इसके बाद वही चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सेल क्या है, सेल से जब जुड़ेगा तो बनेगा टिश्यू, और कई सारे जब टिश्यू एक साथ मिलकर एक बेसिक कोई भी चीज को परफॉर्म करेंगे तो बनेगा हमारा ऑर्गन, और जब कई सारे ऑर्गन किसी एक चीज के लिए काम करेंगे तो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएंगे, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म।
तो हमको क्या पता चल रहा है, जो सबसे छोटी इकाई है जहां से ये ऑर्गेनिज्म बनने तक का सफर पूरा हुआ, वो क्या है भाई, वो है हमारा सेल। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। दोबारा बता देते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी फंक्शन हो रहा है या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर भी है, इसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। पूछिए कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कई सारे सेल जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा, कई सारे टिश्यू जुड़ेंगे ऑर्गन बनेगा, कई सारे ऑर्गन जुड़ेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, कई सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक ही सेल जुड़ जुड़ करके एक सेम एक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में अगर हम फंक्शनल घटा दे तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो हो गया। और फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन, हम खाना खा रहे हैं, पच रहा है, किसकी वजह से पच रहा है, हमारे लीवर की वजह से। लीवर में टिश्यू है, टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल का। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है, अगर उसको जूम करते जाए, जूम करते जाए, तो जो सबसे लास्ट में हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेल। इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, यूनिट ऑफ लाइफ। ये इतनी बात क्लियर है क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट दी भाई ये मैथियस लैडन एंड थॉडरसन ने, वो ये थी कि एवरी सेल arises from pre-existing cell। क्या है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां पर एक छोटा सा एरर हो गया है कि ये जो थियोडर स्वान थे ना, ये बॉटनिस्ट नहीं, मतलब इन्होंने प्लांट्स पर भी रिसर्च करी थी, लेकिन मेनली इन्होंने एनिमल्स पर करी थी। तो ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने दोनों पर, ये काफी कंफ्यूजन है क्योंकि इन्होंने दोनों पर रिसर्च करी है, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा सेल है वो हमेशा किससे आता है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं मेरे दोस्त। देखो कोई भी एक सेल है, बीच में उसका न्यूक्लियस है, ये क्या होगा, ये टूटेगा दो पार्ट्स में। तो ये सेल कहां से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ना। और ये सेल भी किससे आया होगा, एक किसी और सेल का, मतलब ये किसी और सेल का एक पार्ट रहा होगा। और ये किसका आया, ये भी किसी एक और सेल का एक पार्ट रहा होगा। मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे एक सेल रहा होगा, एक ये, एक यहाँ पे। तो ऐसे ही हर सेल के से पार्ट्स होते चले जाते हैं। तो वहीं यहां पर बोला गया है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात क्लियर है सब लोगों को, ये बात क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। जल्दी से इस पॉइंट को नोट करेंगे। एक मिनट में साइड हो जा रहा हूं। जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट इट डाउन दिस 3 पॉइंट्स फास्ट। ओके, मैं सोच मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। एक चीज और इसमें आप लोग नोट मतलब कि लिख लीजिए कि ये कब की बात चल रही है, 19th सेंचुरी की, ठीक है। ये आगे आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं आप जो भी लिख रहा है लिख सकता है, तब से मैं आगे का पॉइंट बता देता हूं कि इसके बाद आप पढ़ेंगे रुडोल्फ वर्चो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रुडोल्फ वर्चो, जो भी आप बोल प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिन्होंने 1855 में
एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने सेल थ्योरी में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया और उसमें ये बात बताई, एक स्टेटमेंट दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि सारा जो सेल होता है वो ओरिजिनेट होता है हमेशा किससे, एक अनदर एग्जिस्टिंग सेल से। कोई भी ऐसे जादू मंत्र से नहीं प्रकट हो जाता है सेल। कोई भी सेल आ रहा है तो किसी और एग्जिस्टिंग सेल से ही वो आएगा। वैसे भी हमने बात कर ली है, लेकिन तब भी उस बात को जो एक कंट्रीब्यूशन दिया, इसीलिए हम रोडोल्फ वर्च्यो के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं एंड लिखते हैं। ठीक है, देखिए रेडोल्फ वर्च्यो ने 1855 में एक कंट्रीब्यूशन दिया, अ कंट्रीब्यूशन इन सेल थ्योरी that is omnis a cellula, omnis cellula e cellule। इसका मतलब क्या हुआ, every cell originates from an existing cell। ठीक है, ये एक पॉइंट भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको। जल्दी से लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट है। हो गया, आगे बढ़े। ओके ओके ओके, डन डन डन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। वन मिनट वेट। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग भाई, मेरा पानी खत्म हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर जो अगली चीज थी, मिनट, ये लाइट कैसे हो गई है। ओके डन, अभी सही दिख रहा है ना। ओके, तो अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स में कुछ यही 4 पॉइंट रहेंगे कि सेल एज बिल्डिंग ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, वही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सब लोग इसका मतलब जानते हैं। वेरिएशंस इन सेल, वेरिएशंस इन सेल ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वेरिएशन इन सेल से हमको ये पता चलता है कि जितने भी सेल होते हैं
उनका एक अलग फंक्शन होता है, उनका एक अलग शेप होता है, उनकी एक अलग साइज होती है, और वो अपना एक स्पेसिफाइड रोल प्ले करते हैं। मतलब कि एवरी सेल हैव इट्स specified function, shape and size। ठीक है, मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल लिखाऊं तो जैसे कि सेल के जो मेनली दो टाइप होते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं सेल टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो ये मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड सेल, जिसमें अनडिफाइंड सेल का मतलब कि जिसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अच्छे से बने हुए नहीं रहते, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से उनका स्ट्रक्चर नहीं आया रहता। तो एक काम करते हैं, पहले आपको मैं ये ऑन द बेसिस ऑफ उसका एग्जिस्टेंस है, पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक मिनट, पहले ये दो पॉइंट्स आप देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल में, ये दो जो मेन पॉइंट है देख लीजिए, उसके बाद हम शेप एंड साइज पर एकदम डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप हेडिंग डालेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां पर जो सेल है वो मेनली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होता है यूनिसेलुलर सेल और एक होता है मल्टी सेलुलर। और ये जो डिवीजन हुआ है सेल का, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, किसी भी चीज का अगर डिवीजन हो रहा है तो उसका हमेशा एक बेसिस होता है। तो यहां पर कौन सा बेसिस है? नंबर ऑफ सेल की कितने नंबर है। तो यूनिसेलुलर सेल जो होता है इसमें कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, और जो मल्टी सेलुलर सेल होता है, नाम से पता चल रहा है मल्टी सेल यूनि सेल, तो ये कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यूनिसेलुलर सेल जो होता है वो एक ही सेल होता है 11 हो गया, तो एक ही सेल होता है और वही एक सेल पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है। कैसे? उसी एक सेल के अंदर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक अकेले सेल के अंदर होगा। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कौन है? अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कौन है? ह्यूमन। एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक, ये इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सेल के शेप्स के बारे में।
तो जल्दी से आप ये चीजें जल्दी से लिख लीजिए। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सेल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप में बांटा है, एक मल्टी यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल ओनली, जो कि अमीबा और पेरिमीशियम में होता है, जैसे कि एक वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, एग्जांपल एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। ये इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब शेप एंड साइज के बेसिस पे देखें तो हमारे पास कई तरीके के सेल्स होते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले होता है हमारा नर्व सेल। कौन होता है? नर्व सेल। और उसका कुछ यूं डायग्राम होता है इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, आपने पहले कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, ये हमारा किसका डायग्राम है? यूनिसेलुलर सेल का, नर्व सेल का डायग्राम है। इसके बाद हम ब्लड सेल का एक डायग्राम बनाते हैं। ब्लड सेल कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का भी आप बना सकते हैं, चाहे इस तरीके का बना, चाहे वो क्या होता है कि एक पूरा ऐसे मतलब गोल गोल होगा और बीच में से गड्ढा टाइप का रहता है, मतलब कि इस तरीके का बनाते हैं। इसी तरीके का, ठीक है। ये कैसा सेल है? एक ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल है। और ये कैसा है? बाई कनकेव है, बाई कनकेव शेप का है। इनकी जो मेजरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं तो जो हम लोग का ये ह्यूमन ब्लड सेल होता है, इसमें वैसे ब्लड सेल का तो अलग होगा, लेकिन आरबीसी का मुझे मालूम है वो 7 यूनिमीटर का उसका डायमीटर होता है। इसके बाद बोन बोन देखिए, इसके बाद जो ओवम, ये एक सेल होता है जो कि मतलब राउंड शेप का होता है, इस तरीके का। ठीक है, चौथा है स्पर्म सेल। ये मोटाइल मोटाइल होता है इस शेप का, ये इस टाइप का होता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में। चलिए जल्दी से। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा एक सेल का। तो सेल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मेनली दो तरीके के सेल होते हैं। डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं एक एनिमल सेल का डायग्राम, या प्लांट सेल का ही बना देते हैं। चलिए, प्लांट सेल ज्यादा डिटेल होता है तो आप हर पॉइंट को समझ लेंगे आसानी से। प्लांट सेल,
ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा जो प्लांट सेल होता है वो देखने में लगता है। आप जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। ये उतना डिटेल्ड डायग्राम नहीं है बट स्टिल इट इज वेरी डिटेल्ड। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। बेसिक मैंने बनाया हुआ है, बाकी आप और डिटेल्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी बना लीजिए, मैं पूरा साइड हो गया हूं। ठीक, बन गया सबका? सबका डन हो गया? सबका डन हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एक सेल होता है तो उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, खास करके प्लांट सेल में, वो एक इनर लेयर, एक ये, रुके पहले मैं सारा पॉइंट मार्क कर देता हूं तब। ठीक, और ये, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिनका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, कौन? ये वाला जो आप सेल देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक, सबसे बाहर वाली लाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाला न्यूक्लियोलस, और सबसे अंदर वाला न्यूक्लॉइड। और इन तीनों का कंबाइन कर दें तो ये पूरा एक न्यूक्लियस। ये होता है हमारा गोल्गी एपैरेटस। ये जो इसके चारों तीनों तरफ है, ये एक्चुअली चारों तरफ होता है। ठीक, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारा सॉरी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला नीचे वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये वाली जो ये कवरिंग है अंदर वाली, इनर कवरिंग, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल। और ये जो अंदर ये वाला पूरा खाली वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, ये इतनी बात क्या सबको क्लियर है? ये इतनी बात क्या सबको क्लियर है? चलिए अब एक एक चीज को जल्दी से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म को पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह? जेली लाइक, जिसको हम सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, अगला चीज क्या होता है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसे सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो जो ये वाली कवरिंग है, इनर कवरिंग, ये एक साइटोप्लाज्म के बाहर की कवरिंग होती है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके पहले सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई भी मटेरियल सेल के अंदर बाहर जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई जाने और आने के लिए उसको परमिशन चाहिए। तो जो सेल वॉल होती है ये उसको परमिशन नहीं देती, ये सिर्फ उसको प्रोटेक्शन देती है कि अगर इस पे कोई चोट लगे तो ये और खराब हो जाए, लेकिन अंदर के पार्ट को खराब ना होने दे। सेकेंड बात, जैसे कि कॉर्क ऑफ द सेल, जो बाहर सेल वॉल होती है वही डेड सेल वॉल होती है।
ठीक है। इसके बाद जो हमारी इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अंदर वाले जो है, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल ये बोला कि ये सिर्फ उसी चीज को अंदर आने देगी जो कि काम की होगी, और ये किसमें होता है, डिफ्यूजन। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है movement of molecules from lower concentration to higher concentration is called as osmosis. लेकिन वही डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। मैंने आपको साथ ही साथ 2 पॉइंट्स और बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, प्रोटीन्स की बनी होती है। लाइट यार बार बार गिर जा रही है, सॉरी। ठीक है। इसके बाद अंदर हमारी एक गोल्गी apparatus है। ये क्या क्या काम करते हैं अंदर, पैकेजिंग एंड मतलब फूड का पैकेजिंग करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका काम है पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एटीपीज बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मेनली पता होना चाहिए। ठीक है। डिफ्यूजन मैंने आपको बता ही दिया है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जल्दी से अपने नोटबुक में लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑस्मोसिस में मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये इतनी बात सबको क्लियर है, ये इतनी बात सबको क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। न्यूक्लियस, हाँ, न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ये ब्रेन ऑफ द सेल मिडिल में पाया जाता है। ठीक है। और दो बातें और है कि जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास ही होता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, देख रहे हैं ना, उसमें दो दो कवरिंग है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ये पूरे को मिला करके न्यूक्लियर एनवेलप। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। अब सेल को दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन इस बार नंबर ऑफ द सेल के बेसिस पे नहीं किया गया। इस बार बेसिस है हमारा कि सेल कौन सा वेल डिफाइंड सेल होता है। तो आइए जल्दी बना लेते हैं इसका भी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल आखिरकार में होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको मेनली बता दूं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, क्या, प्रोकैरियोटिक सेल वो वेल डिफाइंड सेल नहीं होता। मतलब कि उसमें पूरा चीज जो होता है वो बना नहीं होता। जैसे कि हो सकता है उसमें कुछ जो ऑर्गेनेलीज हो उनमें मेम्ब्रेन ना हो, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिसके वजह से ये उसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बात क्या आप लोगों को क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो जाता है, एक मिनट, प्रो का मतलब क्या होता है, प्री। ठीक है, मतलब कि वो पूरा बनने से पीछे है, प्री है, प्री। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस।
इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो सेल का साइज होता है वो भी जनरली क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब कि 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक, ये नहीं बात क्लियर है। इसके बाद यहां पर कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। यहां पर वेल डिफाइंड जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वही यहां पर क्या होता है, यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक, ये इतनी बात क्लियर है। मेनली तीन तीन टॉपिक हैं तीनों में। ये थोड़े बड़े होते हैं साइज में, इनका जो साइज होता है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर। ठीक है, यहां पर जो न्यूक्लियोलस होता है, मैंने बोला ना यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहती, तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाता है और यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये इतनी बात क्या आप लोगों को क्लियर है, ये इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ये बैक्टीरियाज में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में। और ये किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। ठीक, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का जितना भी पॉइंट था आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट 2 में इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्न नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बना के रखिएगा, क्वेश्चन करके रखिएगा। बाय बाय।